हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का ये सामाजिक अध्ययन का जो है संपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें रहेगा। अतलग उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न यानी संपूर्ण पेपर को जो है हल करने वाले हैं। 2016 का पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और ये पेपर नंबर जो है 5 है। इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के पास ये शेयर कर सकते हैं जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य पेपर को आप लोग करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जो है आप लोग चेक कर सकते हैं एक बार। उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी पेपर को जो है हम लोग 2016 से लेकर 2023 तक के जो है सभी सब्जेक्ट को जो है एक-एक करके हम लोग हल कर चुके हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग जो है 2017 का जो है संपूर्ण पेपर को जो है हल करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग लास्ट तक जो है वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग जो है संपूर्ण पेपर को हल करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेकंड सेमेस्टर 2017 और ये यानी 5वां प्रश्न पत्र है। सामाजिक अध्ययन है। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपका 50 नंबर का होता है। समय आपको 2 घंटा मिलता है, ठीक है? इसमें अतलग उत्तरीय प्रश्नों को 25 शब्दों में और लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो है 75 शब्दों में लिखना होता है। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और क्लास का आनंद लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट में कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर जो है कब आक्रमण किया था, तो वहां पे जो है सन बताना है। 1021 में, 1022 या 1023, 1922 या 1025 में। तो ये जो सोमनाथ पर आक्रमण किया था ये 1025-26 में आक्रमण किया था। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का जो है किस राजा के साथ जो है युद्ध हुआ था। जो मोहम्मद गौरी है, ये तराइन का जो युद्ध हुआ था ये किस राजा के साथ हुआ था, जयपाल के जयचंद या आनंदपाल या पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका तराइन के मैदान में जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का, ये पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है युद्ध हुआ था। उसके बाद में तीसरे नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि गुलाम वंश का जो है प्रथम सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था, गयासुद्दीन बलबन था या कुतुबुद्दीन ऐबक था या रजिया सुल्तान थी, ठीक है? तो रजिया सुल्तान एकमात्र महिला जो है शासक थी दिल्ली सल्तनत की। तो यहाँ पे इसका गुलाम वंश का जो है प्रथम शासक की अगर बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है? गुलाम वंश का प्रथम शासक। गयासुद्दीन बलबन जो है दिल्ली का जो है शासक बना था, यानी कितने सन में दिल्ली का ये शासक बना था? 1206 में, 1210, 1211 या 1266 में। तो ये दिल्ली पर जो है ये शासन किया था गयासुद्दीन बलबन जो है 1266 से। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 के जो है अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख या सुचेता कृपलानी, आचार्य राममूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा दुर्गाबाई जो है देशमुख, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे 6 नंबर में दिया है कि ब्रेल लिपि द्वारा जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। जो ब्रेल लिपि होता है, गूंगों को या बहरों को, अंधों को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये अंधों को जो है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्रेल लिपि के द्वारा अंधों इस प्रकार से जो है यहाँ पे डॉट डॉट बिंदी बना रहता है, ठीक है? उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी। तो इसलिए हम इतना फास्ट कर रहे हैं क्योंकि जो है आप लोगों का समय बचे, क्योंकि प्रीवियस ईयर करते हैं। और इसके पहले अगर बात करें तो राजन सीरीज में हम लोग बिल्कुल विस्तार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग कर चुके हैं जो राजन सीरीज में दिया है, और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम लोगों का राजन सीरीज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ किया गया था? 1965 में, 1997 में, 1990 या 2000 में। तो ये जो 1997-98 में जो है ये उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का जो है प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में 8 नंबर में दिया है कि शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन का अपना सुझाव दिया था, यानी किसने दिया था? कौन सी कमेटी थी? कौन सा आयोग था, ठीक है? तो हाटोग समिति थी या कोठारी समिति थी, राधाकृष्णम आयोग या बुड के घोषणा पत्र। तो ये जो है कोठारी आयोग ने जो है अपव्यय और अवरोधन ये शब्द जो है दिया था, यानी सुझाव दिया था। उसके बाद में 9 नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है, नई दिल्ली में है या कलकत्ता में है या मद्रास में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली में स्थित है, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।
उसके बाद में यहाँ पे 10 नंबर में दिया है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम जो है कब पारित हुआ था। जो बेसिक शिक्षा अधिनियम है ये कब पारित हुआ था? 1972 में, 45 में, 85 में या 80 में? तो बेसिक शिक्षा कार्यक्रम जो है, बेसिक शिक्षा अधिनियम, ये पारित आपका हुआ था 1945 में पारित हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे 11 नंबर की बात करते हैं, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का जो है प्रारंभ 1958, 80, 2001 या 1985 में कब किया गया था, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 1958 में इसका जो है राष्ट्रीय शिक्षकों हेतु जो राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, नेशनल अवार्ड होता है, ये 1958 में जो है शुरू किया गया था। 12 नंबर में क्या दिया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में जो है किया गया था, यह कौन-सी धारा है? धारा 25, धारा 23, धारा 45 या धारा 35? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये धारा 45 में जो है किया गया था, ठीक है? बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो धारा में किया गया है ये धारा 45 है। 13 नंबर में दिया है कि वैदिक कालीन शिक्षा जो है संबंधित है। वैदिक कालीन शिक्षा जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे है रामायण से, वेदों से या कुरान से या बाइबिल से। तो ये मुस्लिम से संबंधित हो जाएगा रामायण और ये हिंदू से संबंधित हो जाएगा। तो वैदिक कालीन शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये वेदों से संबंधित होता है। 14 नंबर में दिया है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता जो कहे के जाते हैं, फ्रोबेल को कहे जाते हैं या मॉन्टेसरी, रूसो या हर्बर्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये फ्रोबेल को जो है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। पांडिचेरी में जो है किस महान शिक्षा शास्त्री ने जो है आश्रम स्थापित किया था? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने या आचार्य विनोबा भावे ने, श्री अरविंद घोष ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये अरविंद घोष ने जो है पांडिचेरी में जो है महान ये शिक्षा शास्त्री मानी जाती हैं, इन्होंने आश्रम की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से 15 क्वेश्चन हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद में इसका आंसर की यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट का फोर्थ जो ऑप्शन दिया है, दूसरे का, यहाँ पे सब जो है 18 ये 15 क्वेश्चन का जो है अरविंद घोष, जैसा कि हमने बताया, ये सभी आंसर की है, ठीक है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग अब देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि पाठशाला पाठशाला को बाग और शिशु को पौधा और शिक्षक को जो है माली कौन से विचारक ने कहा है? तो महात्मा गांधी ने जो है कहा है। उसके बाद में 17 नंबर दिया है कि परियोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? जो परियोजनवाद होता है, परियोजनवाद आदर्शवाद में जो है आस्था नहीं रखता है, क्योंकि आदर्शवाद विचारों को जो है महत्व देता है, लेकिन परियोजनवाद जो है प्रयोग करके जो कुछ, जैसे मान लो प्रैक्टिकल आप लोग करते हैं, प्रयोग करके यानी विज्ञान को मुख्य रूप से मानता है, ठीक? परियोजनवाद पासे परियोजन पासे प्रयोग करके, और आदर्श में आदर्शवादी बात यहाँ पे करते हैं यानी विचारों की, जैसे महात्मा गांधी हो गए तो महात्मा गांधी के विचारों को इसमें जो है महत्व दी जाती है आदर्शवाद में, ठीक है? उसके बाद में 18 नंबर में दिया है कि प्रसन्न शिक्षण विधि के जनक कौन माने जाते हैं? तो सुकरात को जो है प्रसन्न शिक्षण विधि के जनक माने जाते हैं। 19 नंबर में दिया है कि प्रकृतिवाद को जो है दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको यथार्थवाद, रियलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। 20 नंबर की हम बात करें तो फ्रोबेल ने जो है किंडरगार्टन जो है कब प्रारंभ किया था? 1837 ईस्वी में इन्होंने जो है किंडरगार्टन को प्रारंभ किया था। 21 नंबर में दिया है कि समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के एक मतलब ठीक समाज के जो व्यक्ति होते हैं उसका क्या कार्य होता है? तो व्यक्तियों के बीच जो है सामूहिक और सहयोग की जो है बढ़ावा देना चाहिए, सांस्कृतिक और नैतिक मान्यताओं का संरक्षण और प्रसार करना चाहिए, सामाजिक नियंत्रण और व्यवस्था को जो है ठीक प्रकार से बनाए रखना चाहिए, और समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्तियों को जो है समाज के लिए तैयार करना चाहिए। ये सभी जो है समाज का एक प्रमुख कार्य के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में 22 नंबर में दिया है कि मूल्य का अर्थ को क्या होता है? मूल्य का अर्थ होता है कि वैल्यू, मतलब किसी वस्तु का जो है जो मूल्य होता है उसी को मूल्य कहते हैं, उसकी अहमियत कितनी होती है। तो मूल्य का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा की महत्व या उपयोगिता जो उसे अन्य वस्तुओं से जो है और सेवाओं से अलग बनाती है, और जिसके लिए जो है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे 23 नंबर में दिया है कि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? जो बाल अपराध होते हैं ये 4 प्रकार के, एक हो गया सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, पारिवारिक कारण, या मनोवैज्ञानिक कारण। तो ये जो है प्रमुख बिंदु हो गए बाल अपराध के। बाल अपराध क्या होता है? इसमें 6 से यानी 14 वर्ष से जो कम बच्चे होते हैं वो बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? उसके बाद में 24 नंबर में दिया है कि कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था? कलकत्ता मदरसा जो है 1781 में खुला था। उसके बाद में सूर्याभिताप जो है किसे कहते हैं?
सौरा भीता मतलब सूर्य के द्वारा जो टेम्परेचर पृथ्वी पर जो सूर्य का ताप आता है, मान लो कि यहाँ पे आपका सूर्य हो गया, यहाँ पे आपका पृथ्वी हो गया, ये अर्थ हो गया, ठीक है। इस पे जो प्रकाश आती है इस प्रकार से यहाँ सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आता है और उसके बाद में इस जो पृथ्वी का गर्म होना ये सूर्य तप कहलाता है, ठीक है। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए सूर्य भीताप वह प्रक्रिया होती है जिससे पृथ्वी की सतह पर सूर्य से आने वाली ऊष्मा का अवशोषण होता है और उसी को जो है जिसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मूल अधिकार किस पर बल देता है, तो मूल अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता समानता पर जो है बल देता है ताकि वह स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके और समाज में स्वतंत्र रूप से जो है भाग ले सके, पार्टिसिपेट कर सके। 27 नंबर में क्या दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्थाओं का जो है वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधारों पर किया जाता है, तो इसका जो आधार होता है उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर होता है, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है। अगर पूछ ले कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण भारत में पाया जाता है, ठीक है। ये भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सेकंड दिया है कि विकास स्तर के आधार पे, जैसे एक होता है विकसित होता है, एक विकासशील होता है, एक अविकसित होता है, ठीक है। जैसे आपका अमेरिका हो गया और उसके बाद में ब्रिटेन हो गया, ये सभी जो है विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जो विकसित की ओर अग्रसर होता है। जैसे आपका हो गया भारत, भारत हो गया, चीन हो गया, ठीक है। ये सभी जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं उत्पादन क्या होता है, तो उत्पादन वह प्रक्रिया होती है जिसमें वस्तु और सेवाओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जिससे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू हुआ था, तो ये 1986 में लागू हुआ था। 1986 को आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जिस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है इसी डेट को 1986 में जो है ये भी लागू हुआ था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये रिपीटेड क्वेश्चन 2016 में हम लोग किए थे, ये 2017 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो भारत जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका विश्व हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गया और उसके बाद में यहाँ पे आपका भारत स्थित है, यानी ये नॉर्थ और उसके बाद में ये पूर्वी, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है। इस प्रकार से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के किए। अब हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो है करते हैं। ये अति लघु उत्तरीय नहीं, लघु उत्तरीय प्रश्न है और टोटल क्वेश्चन जो होता है आपका 40 क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और बिंदुसार का राज्यरोपण किस सन में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी में हुआ था और इसके बाद बिंदुसार ने उसी वर्ष जो है 298 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य के राजा के रूप में राज्यरोहण रोहड़ किया, यानी राज का शासन करना शुरू कर दिया है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पुत्र थे। ये जो बिंदुसार था ये चंद्रगुप्त मौर्य का यानी सीएम का जो है ये पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और उन्होंने मौर्य साम्राज्य के को विस्तार और अस्थायित्व प्रदान किया था। किसने? बिंदुसार ने। बिंदुसार के शासनकाल को जो है मौर्य साम्राज्य के विस्तार और शासन प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए जो है इसको जाना जाता है। 32 नंबर में दिया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं 4 रत्नों के बारे में लिखिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में 9 रत्न पाए जाते हैं जो कि 4 रत्नों के नाम लिखना है। तो इसमें हम देखते हैं एक कालिदास हो गया, ये महाकवि के नाम से प्रसिद्ध है, वारामिहिर हो गया, खगोल शास्त्री ये थे और अमर सिंह व्याकरणाचार्य थे और उसके बाद में धन्वंतरी ये वैद्य था, चिकित्सा, ठीक है। इसके अलावा अन्य रत्नों में जो है शंकु और घट करपर, सापुर और काहपड़क और बेताल भट्ट थे, ठीक है। ये विद्वान अपने अपने क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिभाशाली थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ज्ञान और कला के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। 33 नंबर में दिया है कि विशाख दत्त के द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम लिखिए, तो एक हो गया मुद्रा राक्षस हो गया और दूसरा हो गया देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस के बारे में जाने तो यह नाटक जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक संघर्षों और कूटनीतिक चारों पर जो है ये मुद्रा राक्षस आधारित है। उसके बाद में देवी चंद्रगुप्तम की बात करें तो यह नाटक जो है गुप्त काल के इतिहास पर आधारित है जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय और उनकी विचार गाथा का जो है इसमें वर्णन आपको मिलता है। विशाख दत्त के नाटक अपने राजनीतिक कथानक और सूक्ष्म कूटनीतिक योजनाओं के लिए जो है ये प्रसिद्ध जाना जाता है।
34 नंबर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है राजपूत कालीन पूर्वी भारत के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2016 में ये भी क्वेश्चन आया था। तो इसकी 4 मंदिरों की बात करें तो ये लिंगराज का मंदिर, जगन्नाथ का मंदिर, सूर्य मंदिर यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर ये भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा, 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 उड़ीसा यानी तीनों ये चारों मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद में हम जानते हैं ये मंदिर जो है वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय होते हैं यानी यूनिक हैं। वास्तुकला की दृष्टि से जो है ये सभी मंदिरें यूनिक है और धार्मिक महत्व रखते हैं। इन मंदिरों का निर्माण जो है प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन तक हुआ था और ये आज भी जो है भारतीय संस्कृति और कला की धरोहर के रूप में जो है माने जाते हैं। अब हम देखते हैं भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप एक जो है प्राकृतिक घटना होती है जिसमें पृथ्वी की सतह जो है अचानक हिलने और कांपने लगती है, वाइब्रेशन करने लगती है या पृथ्वी के अंदर ऊर्जा के तेज विस्फोट से जो है उत्पन्न होती है जिसे सिस्मिक तरंगे, सिस्मिक वेव जो है कहा जाता है। और भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो है रिएक्टर पैमाने का जो है प्रयोग किया जाता है। इस स्केल का आविष्कार चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था। इन्हीं के नाम पर रिएक्टर पैमाना जो है इन्हीं के नाम पर रखा गया था। 1935 में किया था, ठीक है। भूकंप की तीव्रता में जो है जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया था तो उसी समय इन्होंने जो है चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने रिएक्टर पैमाने की खोज किया था। और इसमें जो मापन होता है ये 0 से 10 तक के स्केल का उपयोग होता है जिसमें उच्च अंक अधिक तीव्रता भूकंप को जो है दर्शाता है। उसके बाद में 36 नंबर में दिया है कि अपशिष्ट किसे कहते हैं। इसे बेस्ट मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो अपशिष्ट वह पदार्थ होता है जो किसी भी उत्पादन या उपभोक्ता की प्रक्रिया द्वारा जो जो बचे हुए या अवांछनीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये पदार्थ अब जो है किसी काम के नहीं होते हैं और अक्सर उन्हें जो है नष्ट करना या पुनः उपयोग में लाना आवश्यक होता है। रिसाइकिल करना इसे बोलते हैं, पुनः उपयोग में लाना। अपशिष्ट कई प्रकार के होते हैं जैसे ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट, रासायनिक आदि प्रकार के अपशिष्ट पाए जाते हैं हमारे पर्यावरण में यानी पृथ्वी पर। यह पर्यावरण के लिए जो है हानिकारक हो सकते हैं और इनका प्रबंधन करना जो है महत्वपूर्ण माना जाता है ताकि पर्यावरण पर इनका जो है नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे दिया है 37 नंबर में कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है और यह संविधान सभा द्वारा जो है कब पारित किया गया था। तो निर्माण में जो है 2 साल 11 माह 18 दिन इसमें लगा था और संविधान सभा ने संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है पारित किया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो यहाँ पे 2 डेट आप लोग याद रखिएगा कब पारित किया गया था यानी अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया था और इसको लागू कब किया गया था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा निर्माण समिति के जो है अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान के रूप में प्रारूप को जो है अंतिम रूप से प्रमुख भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान को दुनिया का जो है सबसे सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान माना जाता है और लिखित संविधान माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था और संविधान सभा के द्वारा जो है इसको कब पारित किया गया था। तो यहाँ पे 2 डेट आप लोग याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ ले कि लागू कब किया गया था। मान लो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, अतलग उत्तरीय में पूछ ले तो वहां पे लागू कब किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उसके बाद में हम यहाँ पे 38 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता को जो है पर रोक लगाता है। तो मौलिक अधिकार जो है राज्य की निरंकुशता पर जो है रोक लगाता है। ये अधिकार संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है ताकि राज्य या सरकार किसी प्रकार से जो है नागरिकों पर जीवन स्वतंत्रता, समानता और अन्य मौलिक अधिकार जो 6 प्रकार के दिए हैं उनका उल्लंघन ना कर सके। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य जो है नागरिकों को उनकी गरिमा और स्वतंत्रता की को जो है सुरक्षा देना होता है ताकि वह स्वतंत्र रूप से और समानता के साथ जो है समाज में जी सके, ठीक है, जीवन यापन कर सके। उसके बाद में यहाँ पे 39 नंबर में दिया है कि विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जैसे अमेरिका हो जाएगा और जापान हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वहाँ के जो है उच्च प्रति व्यक्ति आय होता है, ठीक है, और तकनीकी उन्नति होती है, औद्योगिक विकास रहता है और उच्च जीवन स्तर वहाँ के लोगों का रहता है। इन देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जो ढांचे होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सभी जो है मजबूत होते हैं। जैसे अमेरिका की
विकसित अर्थव्यवस्था हो गया, जापान की हो गया, ये जर्मनी का हो गया। तो ये तीनों जो है अर्थव्यवस्थाओं के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसको हमने देखा, और विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है? विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें जैसे आपका हो गया भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, नाइजीरिया हो गया। इसमें क्या होता है कि वह होती है विकसित अर्थव्यवस्था, वह होती है जहाँ आर्थिक विकास हो रहा है अभी। मतलब हो नहीं चुका है, हो रहा है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक उत्पादन और जीवन स्तर की दृष्टि से ये देश विकसित देशों से जो है पीछे होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय, ब्राज़ील, नाइजीरिया, इन अर्थव्यवस्था में गरीबी, अशिक्षा और बेरोज़गारी की समस्या जो है देखने को मिलती है। इसी को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी जो विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होता है, ठीक प्रकार से विकसित नहीं होता है। उसके बाद में हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत विशेषताएँ बताइए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है 3 आधारभूत विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो कृषि पर निर्भरता, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, अपने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि इसका आधारभूत विशेषताएँ बताइए। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये कृषि पर निर्भरता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो है कृषि पर निर्भर है, और देश की एक बड़ी जनसंख्या जो है कृषि कार्य में जो है संलग्न रहती है। अब आप बताइए कि जो जीडीपी है भारत की, इसमें जो है कृषि का कितना परसेंट योगदान होता है, इसको हम लोग राजन सीरीज में कर चुके हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है कि भारत में जो है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों जो है मौजूद होता है, यानी सरकार और निजी दोनों उद्योगों को जो है समान योगदान दिया जाता है। यानी जो प्राइवेट कंपनियां हैं और सरकारी कंपनियां, इन दोनों को जो है मिश्रित व्यवस्था के रूप में जो है जाना जाता है। उसके बाद में है उदारीकरण और वैश्वीकरण। 1991 के बाद जो है भारत में आर्थिक सुधारों की नीति अपनाई गई, जिसके तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसे कहते हैं क्या कहते हैं इसको आप बताइए? इसे एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? जिससे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ गई, और इसके कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में ठीक प्रकार से चलने लगा। ये 1991 की कहानी है। ये आप लोग जो है कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो इसके बारे में विस्तार से आप लोग अध्ययन करेंगे एलपीजी के बारे में, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग जो है 2017 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सोशल साइंस का जो है बिल्कुल हल कर चुके हैं, और इसके अलावा जो है अन्य सब्जेक्ट को आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जो है एक बार चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को अदर सब्जेक्ट का जो है प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन और उसके बाद में इसके आगे जो है हम लोग 2018, 2019, 2020 सभी का पेपर जो है एक-एक करके हल करेंगे, और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जो कि पीडीएफ जो है उन्हीं लोगों को मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, पीडीएफ लीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करिए। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके आगे का प्रश्न पत्र देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।